वेलकम टू जीएस स्टडी एस के एस। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे पूरा जलमार्ग, और आज 13 प्रमुख बंदरगाह जो है उसको भी सभी को आज मैप और ट्रिक से हम लॉजिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जल परिवहन के बारे में। देखिए, जल परिवहन जो है ना, ये बहुत ही प्राचीन साधन है, पुराना साधन है ये, और यह दो प्रकार का होता है जल परिवहन। पहला होता है आंतरिक जल परिवहन, इसको हम अंतर्देशीय जल परिवहन भी बोलते हैं। आंतरिक को अंतर्देशीय जल परिवहन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है जहाज रानी जल परिवहन, जहाज रानी परिवहन। ठीक है। अब जो है ना, जल परिवहन क्यों जरूरी है? ठीक है, तो परिवहन के क्षेत्र में जलमार्ग जो है ना सस्ता एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। इसमें आपको प्रदूषण भी नहीं फैलता है और बहुत ही कम खर्च में जो है ना सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं। और सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग जो है ना उत्तर प्रदेश में है, सबसे लंबा। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हो गया, उसके बाद सेकेंड में, थर्ड नंबर में आंध्र प्रदेश आता है, असम आता है, केरल, बिहार और उड़ीसा का स्थान है। सबसे लंबा उत्तर प्रदेश, और दूसरा नंबर में पश्चिम बंगाल, उसके बाद तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश का स्थान है। कौन? आंतरिक अंतर्देशीय अर्थात जल परिवहन में। देखिए, ये जो है ना, जब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 1986 में। कौन? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 1986 में। जबकि भारतीय राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? राजमार्ग को जिसको NHAI बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं ना फुल फॉर्म। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण का गठन 1988, और वही जलमार्ग बोल देगा तो 1986। पहले जलमार्ग, उसके बाद 2 साल बाद राजमार्ग का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय है नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश में है जगह, नोएडा में है। अब देखिए ट्रिक क्या है। भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग जो प्रमुख 6 जलमार्ग है उसको याद करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सीरियली याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 6 तक। इसका ट्रिक है इ साधु को काम तद लंबा। एक बार में पढ़ना है 3 गो, फिर एक बार में पढ़ना है 3 गो, यहाँ से यहाँ, एक बार में यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। इ साधु को और फिर काम तद लंबा। इ साधु को काम तद लंबा। याद हो गया होगा। देखिए, ई से क्या हो गया? ई से हो गया इलाहाबाद से, ह से हल्दिया तक। ठीक है। इसका जो टोटल है कितना? 1620 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यही है। कौन? इलाहाबाद से हल्दिया, यानी NW1 वाला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर है। और इसका स्थापना 1986 में हुआ था। उसके बाद साधु से क्या हो गया? सा से क्या हो गया? सादिया, और धू से धुबड़ी, सादिया से धुबड़ी तक। इसका जो लंबाई है ये 891 किलोमीटर है, मात्र 891 किलोमीटर है। और कोको से क्या हो गया? कोलम से कोट्टापुरम, कोलम से कोट्टापुरम। ठीक है। तो इसका जो लंबाई है 205 किलोमीटर है। ये सब उतना 2 को याद रखिएगा। ऊपर का सबसे अधिक 1620 किलोमीटर इलाहाबाद से हल्दिया वाला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। उसके बाद काम से क्या हो गया? काकीनाडा से मरकानम, का से काकीनाडा और म से मरकानम तक है। उसके बाद तद से क्या हो गया? तलचर से धमरा, तद से यानी कि तलचर, ध से धमरा, यानी ये 5 हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 हो गया। उसके बाद जो है 6 लंबा, लंबा का मतलब क्या हो गया? ल से लखीमपुर, और भांगा, भा से भांगा, लखीमपुर से भांगा। राष्ट्रीय जलमार्ग में सबसे छोटा जलमार्ग जो है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है यही। लखीमपुर से भांगा जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग 6, NW6, ये सबसे छोटा है। अब जान लीजिए कि कौन कौन नदी से कौन गुजरता है। तो ये जो है ना, गंगा नदी से हुगली नदी, ये 2 नदी को कनेक्ट करता है। कौन? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। और दूसरा जो है सादिया से धुबड़ी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया। और तीसरा मालाबार तट से होकर जाता है। और चौथा जो है ना गोदावरी और कृष्णा नदी में जाता है। चौथा कौन हो गया आपको? काम, चौथा में काम काकीनाडा से मरकानम, ये गोदावरी और कृष्णा नदी क्षेत्र है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा नदी प्रणाली के साथ ईस्ट कोस्ट नहर से होकर गुजरती है। और 6 जो है बराक नदी से होकर गुजरती है। अब है जहाज रानी निगम लिमिटेड के बारे में। देखिए, दूसरा प्रकार था ना जल परिवहन का कि जहाज रानी परिवहन। तो ये जहाज रानी परिवहन का जो विकास हुआ ना, कब हुआ था? 1854 में हुआ था।
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भी इनका विकास हुआ था। और 1919 में कब 1919 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन का स्थापना हुआ था। सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड का स्थापना हुआ था। और लगभग 95% जो है ना माल समुद्री रास्ते से ढोया जाता है। 95% माल समुद्री रास्ते से ढोया जाता है। भारतीय नौवहन विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो है ना 2008 में किया गया था। कब? 2008 में। कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। कहाँ? चेन्नई में किया गया था नौवहन विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसका जो परिसर है यह कोलकाता में भी है और मुंबई में भी है, विशाखापट्टनम में भी है। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है ना 2 अक्टूबर 1961 के हुई थी। 2 अक्टूबर 1961 को कब किसका स्थापना हुआ था? तो भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना। और 2009 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था। विश्व में भारतीय जहाज रानी का स्थान 17वां है। ठीक है, अब जल परिवहन से संबंधित प्रमुख संस्थान देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता भी है। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का संस्थान कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता। और भारतीय अंतर्देशीय और जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें फर्क है क्वेश्चन में। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग तो कोलकाता, अब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग तो नोएडा। केंद्र वाला बोलेगा तो कोलकाता, तो क वाला में केंद्र, तो को कोलकाता है ना, क वाला। अब भारतीय है तो भानो अर्थात भारतीय नोएडा में है। देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अब है राष्ट्रीय शिप डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी शिप जो पनिया जहाज जो बनता है ना, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और उस पर खोज किया जाता है शिप का। तो इसका जो है कहाँ है प्रमुख संस्थान? तो विशाखापट्टनम में है। शिप से संबंधित, शिप का डिजाइन तैयार करना, उसका खोज करना, अनुसंधान करना, इसका जो प्रमुख संस्थान कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। अब है भारतीय नौवहन निगम कहाँ है? भारतीय नौवहन निगम तो मुंबई में। ठीक है, नौ से जो वहन करता है निगम है मुंबई में। मुंबई जाइए, नौवहन निगम मुंबई। और हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में। देखिए विशाखापट्टनम में 2 चीज़ है, एक तो राष्ट्रीय शिप डिजाइन, शिप का डिजाइन तैयार करता है, जहाज का डिजाइन बनाता है और अनुसंधान खोज करता है विशाखापट्टनम। और हिंदुस्तान शिपयार्ड वही शिप से संबंधित है, तो ये भी विशाखापट्टनम में हो गया। शिप डिजाइन बोलेगा कि शिपयार्ड बोलेगा, दोनों विशाखापट्टनम। और जैसे नौवहन बोलेगा ना, नौवहन निगम, भारतीय नौवहन निगम, नौवहन जखनी सब देख लेंगे तभी मुंबई मार देंगे इसका संस्थान। और जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय जलमार्ग अंतर्देशीय बोलेगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तो नोएडा। और जबकि केंद्रीय बोलेगा तो केंद्रीय में, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग में तो वाला कोलकाता। ठीक है, राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो पत्तन मतलब बंदरगाह हो गया, तो ये चेन्नई व कोलकाता, यही 2 जगह है। राष्ट्रीय पत्तन, पत्तन मतलब बंदरगाह, तो इसका बंदरगाह का प्रबंधन करना, उसका देखरेख करना, इस दोनों संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई और कोलकाता में, दोनों 2 जगह है। और नौवहन महानिर्देशालय बोलेगा, देखिए अभी क्या बोले थे, नौवहन जैसे बोलेगा, चाहे महानिर्देशालय बोले, अच्छा चाहे भारतीय नौवहन निगम बोले, दोनों कहाँ है? मुंबई में है ना। तो नौवहन जखनी समझेंगे देखेंगे तब ये मुंबई मारेंगे। भारतीय नौवहन निगम बोले या नौवहन महानिर्देशालय बोलेगा तो कहाँ है? तो मुंबई में संस्थान। अब देखिए भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह है। भारत में टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह है और 200 जो है ना, 200 छोटा और मझला बंदरगाह है, छोटा और मीडियम बंदरगाह 200 है और 13 को प्रमुख मुख्य बंदरगाह है भारत का। सबसे पहले जान लेते हैं कि बंदरगाह किसको कहते हैं। इसको पत्तन बोलते हैं। देखिए बंदरगाह जो है ना, समुद्र तट पर स्थित नगरों द्वारा किसी देश का व्यापार विदेशों से अगर होता है तो वे बंदरगाह कहलाते हैं। यानी समुद्र तट पर कोई भी सामान कोई विदेश से अगर कोई देश में आता है और समुद्र तट पे लगता है, तो जहाँ सामान का सारा चीज़ नौवहन जहाज़ पे चढ़ाना उतारना सारा काम होता है, ले जाना, तो वहाँ एक तरह से वहाँ उसे ही बंदरगाह कहेंगे। यह हमेशा समुद्र में ही होता है बंदरगाह अक्सर, क्योंकि समुद्र तो कई देशों से जुड़ा हुआ रहता है ना, इसीलिए। अब देखिए 13 प्रमुख बंदरगाह है और 200 गैर मतलब प्रमुख अर्थात छोटे और मझले पत्तन है बंदरगाह है। 13 प्रमुख बंदरगाह में कारोबारों का 76% जो है ना, यही 13 को प्रमुख बंदरगाह से ही होता है। टोटल जो सामान का आवाजाही होता है, भेजना लाना, ये 76% काम यही 13 को बंदरगाह से हो जाता है, 76%। ठीक है, और विशाखापट्टनम सबसे अधिक कारोबार करता है। इसमें जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, ये सबसे अधिक कारोबार करता है और सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है, विशाखापट्टनम।
ये 13 बंदरगाह को हम पहले जो है ना दो भाग में बांट लेते हैं, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। ये हो गया पश्चिमी तट और ये हो गया पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह है 6 बंदरगाह है और पूर्वी तट पे 7 बंदरगाह है, सब मिला करके तो टोटल 13 बंदरगाह है। देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए पहले पश्चिमी तट के बारे में देख लेते हैं। सबसे क्या है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह है और यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ये अर्थात यहाँ पे फ्री ट्रेड होता है, फ्री व्यापार होता है इस पर। और यह एक आयात पत्तन, यहाँ पे आयात किया जाता है दूसरे देशों से। यह जो है ना गुजरात के कच्छ जिला में है और इसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। उसके बाद 2 नंबर में कौन है, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पूछेगा क्वेश्चन कैसा बंदरगाह है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद जो है आगा है 3 नंबर में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नाम है नहावा सोवा बंदरगाह। कौन नाम है, नहावा सोवा बंदरगाह। इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोला जाता है। यह महाराष्ट्र में है। 4 नंबर में है मरमा गोवा बंदरगाह, ये गोवा में है। उसके बाद 5 नंबर में है न्यू मंगलुरु बंदरगाह। ये कहाँ है, कर्नाटक में, न्यू मंगलुरु बंदरगाह, ठीक है। इस बंदरगाह से क्या लाभ है, तो यहाँ कुद्रेमुख जो है लोहा के खान, कर्नाटक में ना कुद्रेमुख लोहा के खान, वह लोहा के खान जो है ना कुद्रेमुख के लो अयस्क का निर्यात जो है ना इसी बंदरगाह से होता है। कौन, न्यू मंगलुरु बंदरगाह से। अच्छा, नहावा सोवा के बारे में और थोड़ा जान लीजिए। ये जो है ना अब नवीनतम आधुनिक सुविधाओं से लेस है ये बंदरगाह और यह मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। देखते हैं ना मुंबई बंदरगाह, इसके जस्ट बगल में है मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है नहावा सोवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोला जाता है। 6 नंबर में कोचीन बंदरगाह। ये कहाँ है, केरल में है कोचीन बंदरगाह। ये हो गया आपको पश्चिमी तट का सभी बंदरगाह। अब चलिए पूर्वी तट का बंदरगाह। देखिए ये है पूर्वी तट पे जो है ना बंदरगाह है, इसका जो है नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये 7 नंबर में है। इसका अब नया नाम क्या रख दिया है, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह इसका नया नाम रख दिया है। बीओ चिदम्बरम इसका नया नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह का। इसका देखिए क्या है, देश का दक्षिणतम छोर पर स्थित है ये, अर्थात सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह पूछेगा देश में। भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो ये हो गया बीओ चिदम्बरम, जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन है। तो तूतीकोरिन बोलिए या बीओ चिदम्बरम बोलिए, ये बंदरगाह है देश का सबसे दक्षिणी छोर पर, दक्षिणतम छोर पर स्थित बंदरगाह है। और इसे मत्स्य पतन भी कहा जाता है। यहाँ पे मछली ज़्यादा मिलता है इसलिए इसको कौन बंदरगाह बोला जाता है, तो मत्स्य पतन भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको मत्स्य पत्तन अर्थात मत्स्य बंदरगाह, मछली का बंदरगाह बोला जाता है। किसको, तूतीकोरिन बंदरगाह या बीओ चिदम्बरम, नया नाम हो गया बीओ चिदम्बरम बंदरगाह का, मत्स्य पत्तन बोला जाता है। अब आगे है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, अर्थात ये मानव निर्मित बंदरगाह है। कौन, चेन्नई। और जो है ना चेन्नई का जो मेन काम है ये इसका यह जो है ना चेन्नई, यह आंध्र प्रदेश की बंकिंघम नहर, कौन नहर, बंकिंघम नहर एवं तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है। कौन, चेन्नई बंदरगाह, ये मानव निर्मित बंदरगाह है। उसके बाद जो है एन्नोर बंदरगाह। ये जो है एन्नोर बंदरगाह देश का अर्थात देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। कौन, एन्नोर बंदरगाह, अर्थात प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह, बड़ा में देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है ये एन्नोर बंदरगाह। और दूसरा क्वेश्चन है इसी से कि यह जो है ना निगमित बंदरगाह है, अर्थात निगमित मतलब यहाँ से व्यापार होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। और यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी आने से यह मानसूनी पवनों से सुरक्षित रहता है, ठीक है। यहाँ पे मानसूनी पवन यहाँ पे नहीं आ पाता है क्योंकि एक पहाड़ है उसका नाम है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी क्या करता है, हवा के झोंका को रोक लेता है, इसलिए यहाँ जो है ना कभी भी मानसून नहीं आता, इसलिए मानसून पवनों से यह सुरक्षित होता है। कौन, विशाखापत्तनम बंदरगाह। और देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानसूनी पवनों से सुरक्षित बंदरगाह का नाम बताइए, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। और सबसे गहरा, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। पूछेगा कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और कोलकाता बंदरगाह, इसे हल्दिया बंदरगाह भी कह सकते हैं, इसका नाम हल्दिया भी है।
कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ये। अच्छा, मरवा गोवा जो है ना, ये मरवा गोवा ये गोवा में है। और कौन नदी के तट पर है पूछेगा क्वेश्चन, तो ये जुआरी नदी के तट पर है। कौन? जुआरी। ये जुआरी नदी के तट पर बसा हुआ है ये मरवा गोवा बंदरगाह, गोवा में स्थित है। अब हम भारत और बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेन को देख लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश में जो है ना 3 ट्रेन चलती है। सबसे पहले चला था मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। ये 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, 2008 में शुरुआत हुआ था। ये कहाँ से कहाँ चलती है? ढाका से कोलकाता। कहाँ से? ढक, याद रखिए ढक। पहला मैत्री एक्सप्रेस कहाँ? ढक। ढ से ढाका, क से कोलकाता चला था 2008 में। उसके बाद फिर चला 2017 में बंधन एक्सप्रेस। इसका जो है 172 किलोमीटर, बंधन 172 किलोमीटर है। ये जो है ना खुलना और कोलकाता के बीच चला था, खक, ठीक है ना, खुलना और कोलकाता के बीच चला था। उसके बाद अभी लास्ट में चला है 2022 में मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। ये 2022 से चला है, ये 524 किलोमीटर। सबसे लंबी दूरी भारत और बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? तो मिताली एक्सप्रेस। ये सबसे लंबी दूरी चलती है 524 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल हो गया, और चिल्हाटी ढाका, कोलकाता की जगह ढाका, चिल्हाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलता है। न्यू जलपाईगुड़ी और चिल्हाटी एनसी के बीच चलता है। और भारत पाकिस्तान के बीच देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है केवल। समझौता किससे होता है? लड़ाई जिससे होगा उसी से समझौता होगा। तो पाकिस्तान से हमेशा समझौता होता है, इसलिए समझौता एक्सप्रेस चलता है भारत पाकिस्तान के बीच। जबकि मैत्री, ठीक है, बंधन, मैत्री या तो बंधन होबे करेगा, और मिताली, मैत्री, बंधन, मिताली, ये तीनों भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ ही जाता है, और जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं सभी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। सभी क्वेश्चन लगभग में हर एक एग्जाम में पूछता है, एक न एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उठाएगा ही सभी क्षेत्र से। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। आपको सब्सक्राइब करने से कोई भी हानि नहीं होने वाला है, हमको कुछ मनोबल बढ़ेगा, और हम अच्छा वीडियो और भी बना कर लाएंगे आप लोगों के बीच। अब देखते हैं भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली टॉय ट्रेनें। ये टॉय ट्रेन जो है ना, शिमला टॉय ट्रेन चलती है, नीलगिरी माउंटेन टॉय ट्रेन चलती है, माथेरान टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन और रॉयल ओरिएंट टॉय ट्रेन। इतना में से जो है ना ये नीलगिरी और दार्जिलिंग, नीलगिरी और दार्जिलिंग जो है ना, नीलगिरी कहाँ से? तो माउंट दोनों को जो है ना, नीलगिरी और दार्जिलिंग, ये दोनों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मात्र 2 टॉय ट्रेन को, नीलगिरी और दार्जिलिंग। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी टॉय ट्रेन को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में? तो नीलगिरी माउंटेन और दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को। थैंक यू दोस्तों। अब हम एक बार वीडियो और बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट 2। इसमें रेल के बारे में पूरा और वायु परिवहन जितना भी क्वेश्चन बाकी रह गया है उसमें हम बना करके वो वीडियो फिर आप लोगों के बीच आएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, और सब वीडियो प्ले लिस्ट में है, ऑलरेडी दिया हुआ। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा ट्रिक्स और लॉजिक के साथ हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के बीच आते हैं, पढ़ाते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा।